दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 4 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच डेंगू की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। बिहार में डेंगू मरीजों के बढ़ने की संभावना है, जहां डेंगू के मरीजों का सही समय पर और इलाज की बेहतर सुविधा देने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोदी सरकार ने बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को नोडल केंद्र घोषित कर दिया है, जहां वहां सारी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन अस्पतालों को नोडल केंद्र बनाया गया है उनमें पटना में स्थित पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स के अलावा मुजफ्फरपुर का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा का दरभंगा मेडिकल कॉलेज और भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को बताया है कि डेंगू रोकथाम को लेकर प्रदेश में यानी कि बिहार में मुकम्मल तैयारी की गई है। डेंगू के ज्यादातर मामले अगस्त से सितंबर के महीने में आते हैं, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं कुछ राज्यों में बदल दी गई है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी कि आरसी के लिए नए नियम को लागू कर दिया है। जहां वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जहां बिहार, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में ये सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। जहां सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल ही इन राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए गए थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होता जा रहा है। यह देश के तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रहा है। दोस्तों जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति तेज है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक बार फिर से जातीय जनगणना कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसी भी जाति को खराब नहीं लगेगा। जहां उन्होंने इसे सभी के हित में बताते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का विकल्प हमेशा खुला है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे लेकर हम लोग हमेशा से अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से सुझाव आया है कि सभी लोगों को प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। जहां उन्होंने कहा है कि इस पर हमने अपनी सहमति भी दे दी है। जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि इस संबंध में कई दलों के लोगों से बातचीत हो चुकी है। मेरे हिसाब से भाजपा को भी इस बात के लिए इंटीमेट किया जा चुका है। क्या करना है क्या नहीं करना है यह तो फिर मोदी सरकार के ऊपर निर्भर है। दोस्तों बिहार के किसी भी शहर जैसे पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर, मुंगेर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बेगूसराय में जमीन की खरीद कर रहे हैं तो फिर आपको 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका पैसा डूब सकता है और आप कानूनी पेंच में भी फंस सकते हैं। जब बिहार के पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर, मुंगेर, पूर्णिया, बेगूसराय, सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में किसी भी शहर में जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप जमीन के वाला और नया रसीद का सत्यापन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा जरूर करें। जब बिहार के किसी भी शहर में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो फिर उसका दाखिल खारिज का सत्यापन जरूर करें। जमीन का दाखिल खारिज हुआ है तभी उसकी खरीदारी करें। अगर आपको जमीन का केवला और लगान रसीद से संतुष्ट हो गई है तो फिर आप उस जमीन का नापी सरकारी अमीन से कराएं। जमीन खरीदने से पहले जमीन की वास्तविक स्थिति का भी जांच करें कि जमीन किस अवस्था में है और वर्तमान समय में उस प्रॉपर्टी पर किसका कब्जा है, इसकी भी जांच जरूर कर लें। आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उसमें यह भी देखना होगा कि वे उसका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या फिर खुद अर्जित प्रॉपर्टी है यानी कि खुद खरीदा है, क्योंकि एक जमीन के एक से अधिक मालिक भी हो सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में खेला श्री योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हर साल 16 अगस्त को खेला खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, खेला श्री योजना की शुरुआत के बाद उन्होंने कहा है कि मानो या ना मानो लेकिन खेला होवे देश में काफी लोकप्रिय हो चुका है। जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े तेवर में कहा है कि ये देश की संसद से निकला था लेकिन अब धीरे धीरे हर राज्य में खेला होवे। जी उन्होंने कहा है कि ये संसद से लेकर दिल्ली, गुजरात,
राजस्थान समेत कई राज्यों में लोकप्रिय हो चुका है। दोस्तों सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 10वीं में 99.04% विद्यार्थी सफल हुए हैं। यह 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया गया है। लड़कों का पास प्रतिशत 98.89% रहा है, जबकि लड़कियों ने बाजी मारते हुए 99.24% पास प्रतिशत हासिल किया है। वहीं ट्रांसजेंडर में 100% पास प्रतिशत रहा है। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं में देश भर के 18 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। बिहार क्यों पिछड़ा है, ये सवाल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो फिर एक कॉमन जवाब जरूर मिलेगा, और वह है कि बिहार को जाति की राजनीति ने पीछे कर दिया। यहां से कास्ट पॉलिटिक्स हट जाए तो फिर बिहार फिर से तेज तरक्की करेगा। यह दरअसल यह बातें फिर से इसलिए विमर्श में है क्योंकि आजकल बिहार की सियासत में जाति फिर से बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ गया है। इसका राजनीति से पैरोकार भी वही तथाकथित समाजवादी नेता हैं जो जातिवाद को जड़ से समाप्त करने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति घूम फिर करके वही जाति के इर्द गिर्द में ही रहती है। बिहार की जमीन से जुड़े संजीदा लोगों को ऐसी राजनीति तब ज्यादा परेशान करती है जब सामने नेताओं की बिरादरी में ही दूसरा बेहतर उदाहरण भी सामने आ जाता है। हाल ही में ओडिशा की नवीन पटनायक की सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि वह जातिवादी राजनीति करने वाले नेताओं को आईना दिखाने जैसा है। दरअसल हाल ही में जब भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई तो फिर अचानक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चर्चा में आ गए। यह बात यह होने लगी कि कुछ लोग काम करते हैं और उनका काम बोलता भी है, वही कोई दिखावा करता है और उन्हें अपने काम को लोगों को बताना पड़ता है। सोशल मीडिया पर नवीन पटनायक की बिहार के सीएम नीतीश कुमार से तुलना की जाने लगी। विमर्श में यह बात आने लगी कि जब भारतीय हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था तब नवीन पटनायक के नेतृत्व में चल रही ओडिशा की सरकार आगे आई। यह नवीन पटनायक ने अपने राज्य की ओर से हॉकी को स्पॉन्सर करने का प्रस्ताव अपनी ओर से दिया, सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और आज ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश के रूप में परिणाम सामने आ गया है। दोस्तों पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया हो, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट में डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की जुबान इस मसले पर खुल नहीं रही है। यह पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर नीतीश कुमार जो स्टैंड लिया वह सीधे बीजेपी का विरोध वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस मसले पर चुप्पी साध ली है। सवाल जब पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर नीतीश कुमार के बयान का आया तो फिर तारकिशोर प्रसाद ने से पल्ला झाड़ लिया। तारकिशोर प्रसाद ने पेगासस जासूसी कांड को केंद्र का मसला बताते हुए इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, यह मामले को केंद्र सरकार देख रही है, इसलिए मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। जहां भारतीय ओलंपिक दल को पीएम विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण देंगे। पीएम मोदी उस समय के आसपास उन सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक दल में पीवी सिंधु, मनु भाकर, एमपी मेरी कॉम, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, दीपिका कुमार शामिल है। इससे पहले मोदी ने ओलंपिक में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक अहम संदेश भी दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को ऐसा जोश जुनून तब आता है जब सही टैलेंट को प्रोत्साहन मिलता है। जहां उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर खेल में दिख रहा है। हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर खिलाड़ियों और टीमों को चुनौती दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों का जोश जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। दोस्तों बिहार में 7,200 करोड़ रुपए की लागत से पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा, और 4 घंटे में पटना की दूरी तय होगी। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। इसके बनने से बिहार के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। करीब 7,200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और करीब 30 महीने में पूरा होने की संभावना है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर से शुरू होने वाली ये 4 लेन सड़क गया एयरपोर्ट से बगल होते हुए जीटी रोड को भी कनेक्टिविटी देगी। गया से ये जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह आएगी।
दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हर रोज किसी न किसी देश के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते हुए इतिहास रच रहे हैं। भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने भी इतिहास रचने वालों के पन्ने में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। घुड़सवारी के जंपिंग इवेंट में फवाद मिर्जा ने इवेंट के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 6 मार्च 1992 बेंगलुरु में पैदा हुए फवाद मिर्जा ऐसी पहली घुड़सवार है जो 20 सालों में पहली बार ओलंपिक में देश का परचम लहरा रहे हैं। फवाद मिर्जा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे भारतीय घुड़सवार हैं। दोस्तों मौसम विभाग ने बिहार के पटना समेत गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में अगले 4 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मानसून की ट्रफ रेखा समुद्री तल पर अब फिरोजपुर, संगरूर, दिल्ली, गया, मालदा और वहां से उत्तरी बंगाल होते हुए त्रिपुरा से गुजरती है। 4 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, यानी कि आज। वहीं 5 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 1 या 2 बार बारिश या फिर गरज के साथ छींटे पड़ेगी। 6 अगस्त को हल्की बारिश या फिर बूंदाबूंदी के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। 7 अगस्त को बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। जी हां, विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली समेत अधिकांश स्थानों पर मध्यम से बारिश होने की संभावना है। यही हाल सीमांचल, मिथिलांचल समेत मगध का भी है। जी हां, साथ ही बिहार के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही बिहार के कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद है। जब बिगड़ते मौसम के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। जब लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि अगर आप खुले में हैं तो फिर जल्द पक्के मकान में शरण ले लें। साथ ही बारिश के दौरान पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने को कहा गया है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष यानी कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात करने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। लालू प्रसाद यादव परसों मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे और फिर कल शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को भले ही जेडीयू की नेता पीएम मटेरियल बता रहे हों, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पीएम पद को लेकर एनडीए में कोई भी वैकेंसी ही नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि एलजेपी के अंदर चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हकीकत यही है कि चिराग पासवान में लीडर बन चुका है। जहां लालू प्रसाद यादव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार में लीडर के तौर पर चिराग पासवान की ही पहचान है। चाहे एलजेपी में जो कुछ भी हुआ हो, चिराग ही नेता है और आगे भी चिराग के साथ ही गोलबंदी होगी। मीडिया कर्मियों ने जब लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि क्या नीतीश कुमार के लिए लालू के दिल में जगह है, इस पर जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जगह क्या होता है, जगह तो लोग बनाते हैं, बिगाड़ते भी रहता है। बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार साथ में रहे हैं। अभी हम नहीं समझते हैं कि नीतीश के साथ जाने की कोई भी संभावना है। लालू ने कहा कि बेईमानी करके नीतीश सत्ता में है। महागठबंधन के उम्मीदवारों को बेईमानी करके कम वोटों से हराया गया है। दोस्तों बिहार के वैशाली जिले के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के एक बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा, नीतीश कुमार की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। जब मुकेश रोशन के इस बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि इन लोगों को विकास के कामों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर ही बेचैन है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राज्य की जनता यानी कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है और आगे भी बने रहेगी। दोस्तों डीजल से चलने वाली जनरेटर से बिजली उत्पादन करने वाले कटिहार में अब उच्च क्षमता का पावर ग्रिड कोरा प्रखंड में बनाया जाएगा। जब 300 करोड़ रुपए की लागत से सुपर पावर ग्रिड का निर्माण होने के बाद कोसी सीमांचल सहित पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी इस पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई की जाएगी। 1957 में 660 मेगावाट क्षमता वाले डिजिटल आधारित बिजली घर शहर के विनोदपुर में स्थापित की गई थी। इस बिजली घर से मार्च 1957 में बिजली उत्पादन और आपूर्ति का काम शुरू हुआ था। पूर्णिया जिला मुख्यालय तक बिजली ले जाने के लिए 11,000 वोल्ट का तार लगाया गया था। इससे कटिहार और पूर्णिया के कुछ खास इलाके में बिजली आपूर्ति की जाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 330 किलोवाट क्षमता वाला बिजली घर किशनगंज एवं 1960 में फारबिसगंज में भी स्थापित की गई थी। जहां कटिहार से बनमुखी को बिजली आपूर्ति के लिए इस बिजली घर की क्षमता 2500 किलोवाट तक बढ़ाई गई थी। डीजल आधारित उच्च क्षमता वाले कटिहार बिजली घर में 10 यूनिट लगाए गए थे। इसका मकसद किसी भी समय कम से कम 6 यूनिट को
को चालू रखना था। लोड के अनुसार जरूरत होने पर सभी 10 यूनिट को भी चालू किया जाता था, यह ताकि उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति होती रहे। दोस्तों, भागलपुर जिले के एसडीपीओ ने अपने पति को आईपीएस बना दिया। यह मामला जब तुल पकड़ा तो फिर पीएमओ ने भी खुद जांच के आदेश दे दिए। यह मामला कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्ण का है। उन्होंने अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहनाकर एक फोटो खिंचवाई और इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद से अब उनके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। पति को खाकी वर्दी में फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करना एसडीपीओ कहलगांव रेशु कृष्णा को भारी पड़ गया। किसी ने शिकायत कर दी कि एसडीपीओ के पति पुलिस में नहीं है, इसके बावजूद भी वर्दी में उनकी तस्वीर लगातार एसडीपीओ पोस्ट कर रही है, जहां साथ में खुद भी है। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि इनकी जांच पुलिस मुख्यालय ने भी की है। यह दरअसल पुलिस मुख्यालय ने भी इस मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। उसे ना कुछ लिखते बन रहा है और नहीं कहते। यह पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में भागलपुर एसएसपी को भी पत्र भेजा है। दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच की मांग की थी। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि पेगासस मामले की जांच होनी ही चाहिए। उधर जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि देश सच्चाई जानना चाहता है। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार और हरियाणा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के बीच हुई मुलाकात और विकल्प पर कहा है कि देश में मौजूद स्थितियों में से उबरने की बात हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी नरेंद्र मोदी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। विदेश नीति हो या फिर आंतरिक सुरक्षा, पीएम मोदी हर मोर्चे पर बेहतर है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि देश में कभी विकल्प की बात हो तो फिर नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। दोस्तों, केरल में कोरोना के मामले इजाफा हुआ है। बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। यह सरकार की ओर से लगातार लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार भी अगस्त महीने के अंत तक फुल प्रूफ तैयारी का दावा कर रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय के सहयोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भी शिकायत सुनी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आम लोगों से मुलाकात की है। बड़ी संख्या में लोग विभाग से जुड़े मामले को लेकर सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान मंगल पांडे ने कहा है कि तीसरी लहर को लेकर हम तैयार हैं। इस बार बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक बिहार में 122 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिससे बिहार सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। हम लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मंगल पांडे ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई विवाद नहीं है, सब पूरी तरीके से एकजुट है। दोस्तों, बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रही है। विभागीय स्तर पर होने वाले इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होगी। यह छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। वहीं इस क्रम में अब कुली की बहाली की जाएगी। औसतन हर 2 पंचायत में 1 पथ कुली की बहाली होगी। कई जगहों पर एक पंचायत में 1 कुली भी तैनात होंगी। विभाग के अधीन 1070 वर्ग सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कुलियों के हिसाब से कुल 5350 पथ कुली रखने की योजना है। पथ कुलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा। इनका मानदेय एजेंसी के जरिए ही तय किया जाएगा। सड़क मरम्मत कार्य में लगे मजदूरों के कामों की निगरानी के लिए सभी सेक्शन में 2-2 मेड भी बहाल होंगी। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों से लड़कर ही आगे बढ़ने वालों को ही सफलता मिलती है। ऐसे ही विषम परिस्थितियों से लड़कर उद्धान रतन बनने वाले किसान का नाम मुन्ना प्रजापति है। हमेशा नया करने की ललक की वजह से मुन्ना प्रजापति ने सेब की खेती शुरू की। और सेब की खेती शुरू करके खुद के साथ औरों की भी किस्मत बदल रहे हैं। गर्मियों में उत्पादित होने वाले सेब हरमन 99 प्रजाति की खेती शुरू की है। 31 वर्षीय मुन्ना बताते हैं कि वे केला और पपीते की खेती करते थे। हर दिन खेती में नया प्रयोग करते रहते थे। साल 2019 में ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रयोग के लिए शिमला से हरमन 99 प्रजाति के सेब का पौधा मंगवा लिया। सिर्फ प्रयोग के लिए 5 पौधे लगाए गए थे। 1 साल में 5 पेड़ से 50 किलो सेब का उत्पादन हो गया। अच्छे उत्पादन को देखते हुए अब 1 एकड़ में सेब का पौधा लगा दिए गए हैं। मुन्ना बताते हैं कि शुरू में खेती में कई दिक्कतें आई, खासकर कीड़े का प्रकोप और मौसम के अनुकूल खेती कैसे करें समझ नहीं पाते थे। इसके कारण उत्पाद से अधिक नुकसान होता था।
जब फिर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खेती करने लगे। इससे उत्पादन में सुधार हुआ ही और गुणवत्ता भी अच्छी खासी होने लगी। जहाँ केला, पपीता और सब्जियों की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए मुन्ना कुमार को साल 2018 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से उद्यान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से ट्रेनों में बंद की गई बेड रोल की सेवा लोगों को अभी मिलनी शुरू नहीं हुई है और न ही पेंट्री कार में ताजा खाना की सेवा चालू की गई है। लेकिन इसी बीच रेलवे में ई कैटरिंग सेवा शुरू करने के बाद जल्द ही ट्रेनों में सामान्य कैटरिंग पेंट्री कार की सेवा बहाल की जाएगी। हालांकि कोरोना के तीसरे वेव का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो फिर इस माह में रेल यात्रियों को ट्रेनों में पेंट्री कार का ताजा खाना मुहैया हो सकेगा। फिलहाल ट्रेनों में यात्रियों को रेडी टू ईट खाने से काम चलाना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि ट्रेनों की कैटरिंग सर्विस शुरू होने से लाखों रेल यात्रियों को खान पान की समस्या से राहत मिलेगी। दोस्तों, भारत की ताकत के बारे में हर कोई जानता है। यह भारत दुनिया के हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमा रहा है। यह मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत 2030 तक दुनिया के लिए नेतृत्व करेगा। यह हम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका कह रही है। जी अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि मैं साल 2030 को देखता हूं और मुझे एक ऐसा भारत दिखता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे अधिक कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग, सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि हमारी आंखों के ठीक सामने आज भारत बड़े पैमाने पर हो रहे विकास के मामले में शीर्ष पर है। अगले दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब $2 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, सीबीआई क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत खारिज कराने के लिए कोर्ट का रुख करेगी? यह सवाल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद खड़ा हो गया है। दरअसल चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को आधी सजा भुगतने के बाद खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। जहां उनके जेल से निकलने पर राजनीति करने पर सुशील कुमार मोदी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने लालू मुलायम की मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए इसे सुर्खी बटोरने की कोशिश बताया है। सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का यूपी में ना कोई जनाधार है और न ही वहां उनकी कोई पार्टी के 2-4 उम्मीदवार विधायक बन गए हैं, लेकिन वे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलकर केवल मीडिया में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को गंभीर बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। यह सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चारा घोटाले के 5वें मामले में रांची कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजधानी पटना का जायजा लेने के लिए निकले। जब मुख्यमंत्री पटना में बाढ़ के हालात को देखने के लिए निकले। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। सीएम नीतीश पटना नगर का भी भ्रमण किया और कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद पटना के अंदर हालात कैसा है इसका जायजा लिया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग महीने बाद एक बार फिर से पटना भ्रमण पर निकले थे। दोस्तों, हाल ही में राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो सांसद बने रहेंगे। जी हां, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के बाद फैसला लिया है। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद हैं। जी मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वे आसनसोल के प्रति सिर्फ संवैधानिक कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। जब बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि मैं आसनसोल में सांसद के रूप में काम करना जारी रखूंगा। यह संवैधानिक पद से राजनीति पड़ी है और मैं इससे खुद को अलग करता हूं। मैं किसी भी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो जाऊंगा। मैं दिल्ली में सांसद के तौर पर मिला बंगला खाली करूंगा और सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से जल्द रिहा करूंगा। जहां आपको बता दूं कि हाल ही में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जहां उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा करने के उद्देश्य से आए थे। जहां अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, वे राजनीति से अलग होकर भी इसे पूरा कर सकते हैं। यह राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के साथ ही बाबुल सुप्रियो ने यह भी ऐलान किया था कि वे टीएमसी या फिर किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले महीने हुए कैबिनेट विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से बाबुल सुप्रियो की छुट्टी हो गई थी। इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी, इसमें वे दुखी दिखाई दिए थे।
दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बेल्जियम ने भारत हॉकी टीम को 5-2 से मात दे दी। यह भारतीय हॉकी टीम के हाथ में सेमीफाइनल मैच निकल गया, जिसके साथ ही गोल्ड मेडल का सपना भी टूट गया। यह पीएम मोदी ने कहा है कि हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। यह पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की, साथ ही हॉकी टीम को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी। यह पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल कितनी करवटें बदलेगी, इस पर तो अभी कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी को जमकर कोसने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंगलवार को भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इनकी मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति में खलबली मच गई है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। सहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को सुबह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी उनके साथ थे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पार्टी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले राजभर भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आवास पर करीब 1 घंटे तक रहे। भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से इतनी लंबी भेंट के बाद लखनऊ में खलबली मच गई है। तो दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं से चर्चा के बाद राजभर ने मीडिया से कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राजभर के इस बयान के बाद से राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुट गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसे महज औपचारिक भेंट बताया है। जहां उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह पहले पिछड़ों के नेता हैं, उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि यह मुलाकात निजी थी, लेकिन कुछ लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ही भाजपा को नेस्त नाबूद करेगी। उन्होंने कहा है कि राजभर ही भाजपा को यूपी में नेस्त नाबूद करेगा। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाने वाले ही कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी पर अब जेडीयू ने पलटवार तेज कर दिया है। मंत्री सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूरी वाला नेतृत्व बता रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने बूते सरकार बनाने का संकल्प लेने और फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए काम करने की अपील की, जिसके बाद जेडीयू इस मसले पर नाराज दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में अगर 4 दलों की सरकार है तो उसे चलाना बेहद मुश्किल भरा काम है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के बयान पर जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो फिर उन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करने की सलाह दी थी। इसके बाद अब जेडीयू के प्रवक्ता भी सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गए। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने अब सम्राट चौधरी को नसीहत दी है कि वे ज्यादा व्याकुल ना हो। अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व से परेशानी है तो अपनी पार्टी के नेताओं से बात करें और खुद मुख्यमंत्री बन जाए। दोस्तों अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है। जिस दिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए, एक बार फिर से बिहार में हमारी सरकार बनेगी। जहां उन्होंने कहा है कि वे दावे के साथ ऐसा कह रहे हैं। जहां सोमवार देर रात अपने आवास पर मिलने आए लोगों से मुखातिब तेज प्रताप यादव ने कहा कि लगातार लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। यह समर्थन महागठबंधन तेजस्वी और फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव को मिल रहा है। छात्र नौजवानों का पूरा साथ हमें मिल रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हमारे पिता बिहार आएंगे, एक बार फिर से उसी दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। जहां मौके पर तेज प्रताप यादव के साथ राजद के कई विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 41 साल बाद ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है। जहां टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने शानदार खेल से 49 साल बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को इस अहम मुकाबले में विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 5-2 से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही बेल्जियम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि भारतीय टीम का ओलंपिक गोल्ड का इंतजार एक और ओलंपिक के लिए बढ़ गया है।
दोस्तों, संसद का मानसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच चले आ रहे गतिरोध की भेंट चढ़ता जा रहा है, जहां रोजाना कुछ देर की कार्रवाई के बाद लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष पेगासस और किसानों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, जहां सरकार विपक्ष को सदन न चलाने के लिए जिम्मेदार बताती है, जहां जिम्मेदार ठहराती है। विपक्षी दलों को अब सरकार का रुख समझ आने लगा है। जी हां, 8 माह से किसानों के मामले में केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई है, अब पेगासस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इससे विपक्ष आहत हुआ है, उसे भविष्य की मुसीबतें साफ दिख रही है। जहां राजनीतिक विशेषज्ञ एवं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार कहते हैं कि इसी वजह से मंगलवार को 15 राजनीतिक दल राहुल गांधी के नाश्ते पर पहुंच गए। राहुल गांधी ने नारा दिया कि एकमात्र प्राथमिकता हमारा देश, हमारे देशवासी। इसके बाद साइकिल यात्रा संपन्न हो गई। अगर लुटियन दिल्ली से बाहर गांव देहात की गलियों और फिर शहरों के मोहल्लों तक विपक्षी साइकिल यात्रा पहुंचती है तो भाजपा परेशान में आ सकती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।